जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर नंबर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल का अर्थ यह होगा कि हमारे परि मतलब होता है चारों तरफ, जैसे हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तो उसी तरह इसमें देख लेते हैं परिमंडल। परिमंडल यानी कि अपने चारों तरफ के मंडल को जानेंगे, जैसे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, यानी कि वही घटक हैं जिस पे हमारा जीवन निर्भर है और उन्हीं परिमंडलों के बारे में जानेंगे। मुख्य रूप से कितने परिमंडल हैं, उन परिमंडलों के बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुका है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ पे जीने के लिए हम मनुष्य को या जीवों को या पेड़ पौधों को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह चीज़ें उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से उन्हें तीन ही चीज़ों की आवश्यकता होती है: भूमि की, जल की और हवा की। यदि भूमि, जल, हवा मिल जाए तो वहाँ पे जीवन संभव हो जाता है। हवा में जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन मिल जाए तो आराम से जीवन संभव हो पाता है। और पृथ्वी पे ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। पृथ्वी पर ही क्यों मौजूद हैं, इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जब सौरमंडल में पृथ्वी पर हमने चर्चा किया था तो शायद वहाँ पे मैंने बता दिया था। चलिए एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे हम लोगों ने सौरमंडल को देखा था तो सौरमंडल के बीच में केंद्र में सूर्य था, उसके बाद से 8 प्लेनेट थे। 8 प्लेनेट में जो 4 प्लेनेट थे उन्हें इनर प्लेनेट कहा गया, जो बाहरी प्लेनेट थे उन्हें आउटर प्लेनेट कहा गया। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह की यह पट्टी थी यही ग्रहों को डिवाइड कर रही थी, वह डिवाइड नहीं करती है। यानी कि हम माना जाता है कि इसके अंदर वाले भाग को जो सूर्य की तरफ होते हैं इन्हें इनर प्लेनेट कहते हैं और इसके बाहर वाले जो 4 प्लेनेट होते हैं उसे आउटर प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी और मंगल ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य से ना बहुत अधिक दूर हैं और ना सूर्य के बहुत अधिक पास हैं। इसीलिए यहाँ पे तापमान और ठंडी दोनों समान मात्रा में होती है, सम तापमान होता है, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। तो पृथ्वी पर तो जीवन संभव है पूर्ण रूप से, लेकिन मंगल पे उम्मीद लगाई जा रही है, यह आशा की जा रही है कि वहाँ पे भी जीवन हो सकता है, क्योंकि वह भी मिडिल प्लेनेट में ही है। इसीलिए मंगलयान को मंगल ग्रह पर ही भेजा गया जीवन की खोज करने के लिए। नहीं तो इतना पैसा लगा के बुध ग्रह पे भी भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं भेजा गया क्योंकि कॉमन सेंस लगाया गया कि बुध जो ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है और वहाँ पे वायुमंडल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बुध ग्रह पे दिन के समय में बहुत अधिक गर्मी और रात के समय में माइनस में उतनी ही ठंडी होती है। तो चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। तो जान गए कि हम क्यों पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं, और जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। तो जलमंडल में ठोस, द्रव, गैस तीनों को सम्मिलित किया गया है। जीवमंडल जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा तीनों मिल करके एक साथ वहाँ पे जीवमंडल का निर्माण करते हैं जहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। चलिए हम समझते हैं भूमंडल के बारे में। यहाँ पर कोने में एक शब्दों की उत्पत्ति दी गई है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। यानी लिथोस्फेयर भूमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर जलमंडल, बायोस्फेयर जयमंडल। यानी कि बायोस का अर्थ होता है जीवन, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प और लिथास का अर्थ होता है पत्थर यानी कठोर चीज, जैसे भूमंडल, लिथोस्फेयर। अब चलिए जानते हैं भूमंडल के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को
प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 को जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि किस तरह से सभी सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, इनको भी देखेंगे। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। समुद्र तल से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आखिर किसी भी ऊंचाई को, जैसे हम अक्सर स्टेशनों पे जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि लिखा रहता है समुद्र तल से 720 मीटर की ऊंचाई पर है, समुद्र तल से 1420 मीटर की ऊंचाई पर है। आखिर में ये समुद्र तल कैसे होता है? समुद्र तल क्या होता है? सपोज हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। एक कल्पना किया गया है कि गोल है। पृथ्वी इस तरह से ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। अब ऊबड़ खाबड़ कोई चीज हो और इसमें हम पानी भर दें तो क्या होगा? एक बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। जैसे यदि हम अंडे का ट्रे लेते हैं, अंडे के ट्रे में ऊंचा हुआ भाग और धंसा हुआ भाग रहता है। जब इसमें यदि पानी हम भर दें, जैसे प्लास्टिक का हो ट्रे, पानी भर दें तो क्या होगा कि पानी ऊपर का एक बराबर होगा। हम देख के नहीं पता लगा पाएंगे कि इसके नीचे वाले भाग कहाँ पे है और ऊंचा वाला भाग कहाँ पे है। तो ये जो होगा यहाँ पर भी समान होगा और यहाँ पर भी समान होगा। इसीलिए समुद्र तल से किसी भी ऊंचाई को नापा जाता है। भारत में समुद्र तल से जितनी एवरेस्ट की ऊंचाई होगी, माउंटेन एवरेस्ट की, उतनी ही अमेरिका के समुद्र तल से भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होगी। इसीलिए समुद्र तल से हर चीज़ की ऊंचाई को नापा जाता है, समुद्री सतह से नहीं। क्योंकि समुद्री सतह जैसे मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है, वही 1122 मीटर नीचे है और जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर ऊपर है। यानी कि दोनों के बीच का ले लें तो 20 किलोमीटर का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। चलिए आ जाते हैं 5.1 में। 5.1 में एक मानचित्र दिया गया, चित्र दिया गया है विश्व का मानचित्र। इसमें देखिए, ये रहा अपना देश भारत, ठीक, ये है भारत। भारत ये हिमालय पर्वत है, यूराल पर्वत है, एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को यह अलग करता है, आल्प्स की पहाड़ियाँ हैं, एटलस पर्वत है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। अब देखिए मुख्य रूप से 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर 3 हो गया, हिंद महासागर 4 हो गया और एक महासागर बचा है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर देखेंगे तो थोड़ा सा भाग इधर दिखाया हुआ है और थोड़ा सा भाग इधर दिखाया हुआ है। अर्थात क्यों दिखाया हुआ है? क्योंकि यह गोल चीज को फैलाया गया है बीच में से काट करके। यानी कहाँ से काटा गया है? तिथि रेखा के जगह से काटा गया है। तिथि रेखा किसी देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो जहाँ पे तिथि रेखा होगी वहीं से इसको काटा गया है। तो प्रशांत महासागर आधा इधर और कुछ भाग उधर चला गया है। चलिए पर्वतों के बारे में हम जानेंगे, क्लास 9 पढ़ेंगे तो उसमें आराम से जानेंगे भौतिक स्वरूप के बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट 8,848, गहराई सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त 11,022 मीटर। तो क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है? कभी नहीं हम लोगों ने सोचा है कि जितना ऊंचा हिमालय यानी सबसे ऊंची जो पर्वत है उससे भी ज़्यादा गहरा हमारे समुद्र में भाग है। अब हम आ जाते हैं महाद्वीप के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख रूप से महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक। चित्र 5.1 में हम लोगों ने देख चुका था। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीपीय पूर्वी गोलार्ध
में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। अब पश्चिमी यूराल पर्वत जो यूरोप से अलग करता है, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया कहा जाता है। यानी कि जो अपना एशिया महाद्वीप है वह उत्तरी पूर्वी में है। जैसे मैंने दिशा का जब इसे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और अपना एशिया महाद्वीप यहीं पे है। एशिया महाद्वीप से ही कर्क रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। चलिए अब हम जानते हैं यूरोप और एशिया को मिला करके ही यूरेशिया बोला जाता है, यानी कि यूरोप और एशिया। यूराल पर्वत जो था वह क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। देखिए, ये हो गया यूराल पर्वत, ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप। यूरोप और एशिया को मिला करके ही यूरेशिया नाम लिया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया जो है मकर रेखा पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पे 25 दिसंबर गर्मियों के दिन में मनाया जाता है। हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में सभी चीज़ों पे बात कर लिया था। अफ्रीका महाद्वीप बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में हम लोगों ने देख चुका है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखें, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अब आ जाते हैं उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे पनामा स्थल संधि कहते हैं। जानेंगे हम जल संधि क्या होता है और स्थल संधि क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे ये पनामा स्थल संधि है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। ये क्या है? जल संधि। जैसे भारत से श्रीलंका जुड़ा हुआ है, यह जल संधि है। पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशियों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। अब जानते हैं हम दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, इसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। तो इसके पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित हैं। चलिए फिर देख लेते हैं आगे। जो क्वेश्चन हो यहीं पे निपटा लीजिए उसको। अब है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। हमने बताया था जो फ्रीज जोन के बारे में, शीत कटिबंध क्षेत्र, उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। अब यहाँ पर
कोई मानव तो नहीं रहता है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी संस्थान हैं, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अब हम जानते हैं जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इससे महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि जिसको पी पाना बहुत मुश्किल है। इसको पिया नहीं जा सकता है, मानव उपयोग में नहीं लाता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतें हैं एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अवलवण है के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं। पानी की कमी क्यों हो रही है? अब क्या हो रहा है कि आए समय में जो भूमिगत जल है उसकी बहुत कमी होती जा रही है। यानी 97% महासागर में 97.5% 2.5% अलवड़ जल है, जिसमें से कुछ बर्फ से ढका हुआ है। फिर भी नीले ग्रह होने के बावजूद भी हम पानी का बहुत बड़े में सामना कर रहे हैं। पानी का सामना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पानी बहुत बर्बाद कर रहे हैं, पानी को बचा नहीं रहे हैं। बरसात के बल को बरसात का जो वर्षा हो रहा है पानी को, उसे संजो नहीं रहे हैं। इसलिए हम भूमिगत जल से आज जूझ रहे हैं। भूमिगत जल का जो वाटर लेवल है वह बहुत नीचे की तरफ डाउन होता जा रहा है, जिससे कई शहरों में सूखा पड़ जाता है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं। दूसरे राज्यों से वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है, तब वहाँ के लोग पानी पी कर के जीते हैं। तो इस तरह से यहाँ का कंडीशन है और इन सभी चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई योजनाएं चलाई हैं। जैसे पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक किया जाता है, साफ सफाई अभियान पे ध्यान दिया जाता है, बरसात के पानी को संजोए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी के प्यास को सिर्फ आसमान ही, बादल ही समझ सकता है। और बादल जब पानी वहाँ से भेजता है पृथ्वी को पीने के लिए, तो हम पृथ्वी के अंदर तक पानी को नहीं पहुँचाते हैं, फिर ऊपर ही महासागर में लाकर मिलवा देते हैं। फिर महासागर से पानी उड़ जाता है, फिर साल भर के बाद आता है, फिर हम उसको वही प्रक्रिया करते हैं। यानी भूमि के अंदर से पानी निकालते हैं और भूमि को पानी पीने, पृथ्वी को पानी पीने नहीं देते हैं। इसीलिए अब अपनी पृथ्वी भी क्या हो रही है, पानी की वजह से सूख रही है। अब भूमिगत जल कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हर जगह पानी की किल्लत हो जाएगी, सभी पानी अलवण से लवण बन जाएगा। तो खैर, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, यदि हम लोगों का रवैया ऐसे ही रहा तो वह समय दूर नहीं है जब हम अपने आँखों के सामने जिंदगियां लुढ़कती हुई देखेंगे। अब यहाँ पर हम बॉक्स के सहारे से देख सकते हैं एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इसे समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है और मीडियम वाला महाद्वीप कौन है। अब हम जानते हैं महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएं सागरीय जल की 3 प्रमुख मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, दूसरे पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर आता है हिंद महासागर, चौथे पर आता है दक्षिण महासागर, 5वें पे आता है आर्कटिक महासागर। ये बढ़ते क्रम में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका और तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है,
दंतुरित है। दंतुरित अर्थात होता है ना दंत, दंत यानी दांत, यानी कि इस तरह से है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दंतुरित तटरेखा। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। क्यों आदर्श स्थिति मानी जाती है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। बताते हैं क्यों। जैसे एक जहाज आया, तो जहाज क्या होता है ना कि यहीं पे इसमें, जैसे अभी इसको थोड़ा सा जूम करके हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए पानी वाला जहाज आया, तो एकदम ये दंतुरित नहीं रहता, तो आ करके यहाँ पे रुकता। तो मान लीजिए इतना बड़ा जहाज है, तो यहाँ से एक छोटी छोटी नाव लगती, चाहे ऊपर से ही लेकर सामान यहाँ तक लेकर पहुँचाना पड़ता। अब क्या होता है, जब ये दंतुरित है ना, तो इसमें जब जहाज जाता है तो पूरा जहाज इस किनारे पे लग जाता है, और वह एकदम लगता है कि अस्थाई लॉक हो गया है, कोई टेंशन नहीं रहता है। इसीलिए इनके लिए बहुत आदर्श स्थिति है। प्रकृति का खेल है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वह देश है भारत। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट की यूरेशिया से घिरा है। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। आर्कटिक महासागर, अब देखिए, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। वायुमंडल के बारे में जानते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल और उसके घटक तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत होता है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों को छान देता है और यहाँ पर लाभदायक किरणें भेजता है। अब देखते हैं, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि गैसों की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह तब भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। पृथ्वी गर्म रात को भी क्यों रहती है, इसका रीजन हम लोग जानेंगे। वायुमंडल के कारण पृथ्वी का कंबल कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी का कंबल कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों कहा जाता है, इसको भी हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या आने वाले कुछ दिनों में। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व के कमी के कारण सांस लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्होंने अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है, जैसे हम जानते हैं। चलिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एकदम आसानी से समझ सकते हैं। ये हो गया वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, और जहाँ पे ये तीनों मिल गए हैं वहीं पे निर्माण हो जाता है जैवमंडल का। हाँ, ऊपर की ओर जाने पर तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन और हवा में अंतर है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। आगे हम लोग समझेंगे, सब समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है एनसीईआरटी में।
जीवमंडल किसे कहते हैं? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे लकड़ी की खेती के लिए वनों को काटा जाए तो उसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी का सतह परिवर्तित हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया है, जिसमें जो इंदिरा पॉइंट था वह भी डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में हम निकाल रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। मनुष्य सांस के लिए भी परेशान हो रहा है। अभी हम लोग हाल में देख सकते हैं कि जब कोरोना वायरस का कहर चल रहा था, उसमें इस बीच में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। ऑक्सीजन के सिलेंडर कम होने लगे थे। लोग ऑक्सीजन की बोतल ढूंढने के लिए कई अस्पतालों पे घूमते थे, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर की इतनी कमी हो गई थी कि कई लोगों की जान भी चली गई। यह प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है कि बच्चों, अभी भी संभल जाओ, तुम्हारे पास वक्त है, वरना जब प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी तो यहाँ का मानव अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसलिए हमें समय रहते ही समझ लेना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पानी को संरक्षित रखना चाहिए, संसाधनों को बचा कर रखना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह भी उसका सदुपयोग कर सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।